अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी हमें बताएगी कि कभी-कभी ऐसी नौबत आ जाती है कि बेटियों को बेटों के फर्ज अदा करने पड़ते हैं। एक बेटी है, वो कहती है कि नाश्ते की मेज पर भाभी की जहरीली नजरें मेरे वजूद को झुलसा रही थीं और प्लेट में नवाला बनाते हुए मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसी लम्हे मेरे भतीजे ने गैस और बिजली के बिल लाकर भाई के सामने रख दिए, जिन्हें देखते ही भाई ने नाश्ता छोड़ दिया और गुस्से से उनकी आंखें खून आलूद हो गईं। वो तिल मिलाकर माँ से कहने लगा, अम्मा, इतना ज्यादा बिल? आप सब लोग मिलकर क्या मुझे कुर्बान करना चाहते हैं? बड़ी मुश्किल से निदा की शादी की थी, इन कर्जों से अभी जान नहीं छूटी थी और ये तलाक लेकर फिर से यहाँ आकर बैठ गई। अपने कमरे में अलग से पंखा चलाती है। इसे अपने कमरे में शिफ्ट करें, मैं अब क्या करूं? बच्चों के अखराजात उठाऊं या फजूल की जिम्मेदारियां? आपका लाडला बेटा तो आपको छोड़कर शहर जा बसा और कभी पलट कर खबर तक नहीं ली। भाई की आवाज में छुपी नफरत और करवाहट जहर बनकर मेरे कानों में उतर रही थी, जबकि मेरे हाथ में दबा निवाला वहीं साकत रह गया था। मेरी माँ ने कांपती आवाज में बीच बचाव करना चाहा और कहा, बेटा, वो तो ज्यादातर मेरे ही पास होती है, कभी कभार अपने कमरे में जाती है, हम तो सिर्फ पंखा चलाते हैं, जबकि तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के कमरों में अलग अलग एसी चलते हैं। अभी माँ की बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि भाई धाड़ कर बोला, अम्मा, खुदा का खौफ करें, उनका बाप कमाता है, वो छोटे बच्चे हैं, क्या आप अब उनका मुकाबला करेंगी? भाई का लहजा और ये तज़हीक अमेज बातें सुनकर मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई। मैंने लरजते कदमों के साथ खड़ी हुई और कपकपाती रोती हुई आवाज में बोला, भाई, मेरा नाम मनाहिल है और मेरा बचपन किसी शहजादी से कम नहीं था। मैं दो भाइयों की इकलौती बहन थी और घर भर की रौनक मुझसे ही वाबस्ता थी। मेरे अब्बा के लिए मैं उनकी कुल कायनात थी। वो जब भी घर आते तो सबसे पहले मेरे लिए कोई ना कोई तोहफा लाते थे। मेरे दोनों भाई भी मुझ पर जान छिड़कते थे। बड़ा भाई हमेशा मेरा मुहाफिज बना रहता था, जबकि छोटा भाई मेरा बेहतरीन दोस्त था। हमारे गांव के इस कच्चे मगर पर सुकून घर में मोहब्बतों का राज था। मुझे याद है, जब कभी मुझे जरा सी खराश आती तो पूरा घर पर सर पर उठा लिया जाता था। हम सब मिलकर ख्वाब देखते थे कि बड़े होकर एक दूसरे का सहारा बनेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे और अपनी फैमिली का नाम रोशन करेंगे। वक्त गुजरने के साथ हालात ने करवट ली। मेरा छोटा भाई पढ़ाई में बहुत तेज था, इसलिए आला तालीम के हसूल के लिए उसे शहर से बाहर भेज दिया गया। गांव की सादा जिंदगी से निकलकर जब वो शहर की रंगीनियों में पहुंचा तो वहां का होकर रह गया। उसने वहां खूब मेहनत की, डिग्री हासिल की और एक नामवर कंपनी में बेहतरीन मुलाजमत हासिल कर ली। शहर की जिंदगी ने उसे ऐसा बदला कि उसकी तरजीहात ही बदल गईं। वहीं उसने अपनी पसंद की शादी कर ली और एक नई दुनिया बसा ली। और वो जो कभी मेरे बगैर एक पल नहीं रहता था, अब महीनों गुजर जाने पर भी खैरियत तक भी नहीं पूछता था, फोन भी नहीं करता था। उसका शहर शिफ्ट हो जाना हमारे लिए एक खामोश सदमा था, मगर हम उसकी खुशी में खुश थे। दूसरी तरफ मेरे बड़े भाई की शादी भी अम्मा अब्बा की पसंद से कर दी गई। उनके घर में अल्लाह ने दो तीन प्यारे बच्चे दे दिए, जिससे घर में चहल पहल तो बढ़ी, मगर जिम्मेदारियां भी बढ़ गई। मैंने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद घर में बैठने की बजाय खुद मुख्तार बनने का फैसला कर लिया। मैंने गांव के स्कूल में बतौर टीचर काम करना शुरू कर दिया। वो मेरी जिंदगी का एक बहुत ही पुरवकार दौर था। मैं सुबह सवेरे तैयार होकर स्कूल जाती और बच्चों को पढ़ाने में जो सुकून मिलता था, वो मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। अपनी पहली तनख्वाह जब मैंने अब्बा के हाथ पर रखी थी, तो उनकी आंखों में फख्र की चमक देखकर मुझे अपनी मेहनत वसूल होती महसूस हुई थी। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, बल्कि अपनी जरूरियात खुद पूरी करती थी। उन्हीं दिनों जिंदगी बहुत मतवाजन और खूबसूरत खूबसूरत लगती थी और आसानी से गुजर रही थी। बड़े भाई भी मेरी बहुत इज्जत करते थे और भाभी के साथ ताल्लुकात भी नॉर्मल से थे। मैं अपनी टीचिंग से न सिर्फ अपना खर्च उठाती थी, बल्कि घर के छोटे मोटे कामों में भी सबका हाथ बटा दिया करती थी। मुझे लगता था कि मेरी ये खुशियाँ और ये मान हमेशा सलामत रहेगा, इसमें कभी कमी नहीं आएगी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि तकदीर ने मेरे लिए कुछ और ही फैसले कर रखे थे। और वो भाई जो कभी मेरी हर बात पर जी जी करते थे, वक़्त की गिर्द में अपनी मोहब्बतें खो देंगे।
उस वक़्त मैं सिर्फ़ अपनी क्लास के बच्चों और उनके रोशन मुस्तकबिल के बारे में सोचती थी। इस हकीकत से बेखबर कि आने वाला वक़्त मेरे लिए कितनी बड़ी आज़माइश लेकर आ रहा है। कुछ ही अरसे बाद मेरे लिए शहर से एक रिश्ता आया जिसने पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ा दी थी। वो लोग बज़ाक़ते से बहुत सुलझे हुए और पढ़े-लिखे मालूम होते थे। लड़का न सिर्फ देखने में बहुत वजीह और खूबसूरत था बल्कि उसकी तालीम और नौकरी भी शानदार थी। मेरी माँ ने जब उनसे बात की तो उन्हें वो लोग बहुत पसंद आए। सबका ख्याल था मिनाहल की किस्मत जाग उठी है क्योंकि इतने बड़े शहर का रिश्ता, इतना अच्छा रिश्ता किस्मत वालों को ही मिलता है। घर वालों की रजामंदी और मेरी खामोशी खुशी के साथ बात पक्की कर दी गई और बहुत जल्द धूमधाम से मेरी शादी कर दी गई। रुखसती के वक्त मेरी आंखों में ख्वाब थे और दिल में ये यकीन था कि अब मेरी जिंदगी की असल खुशियां शुरू होने वाली हैं क्योंकि मेरा जीवन साथी हर लिहाज से मुकम्मल था। जब मैं उस घर में पहुंची तो शुरू में सब कुछ ख्वाब जैसा ही लगा। मेरा शौहर अपनी शख्सियत में जितना पुरकशिश था, मिजाज में उतना ही सख्त और असूल पसंद निकला। उसके खानदान में ज्यादा लोग नहीं थे, बस उसके बूढ़े माँ बाप थे जिनकी खिदमत करना उसने मुझ पर लाजम कर दिया था। वक्त गुजरने के साथ साथ उसके मिजाज की तलखी मुझ पर जाहिर होने लगी थी। जरा सी गलती या काम में मामूली सी देर होने पर वो गुस्से से आग बगोला हो जाता था और मुझे खरी खरी सुनाने लगता था। उसका लहजा इतना सख्त होता था कि मेरा वजूद कांप उठता था। मुझे जल्द ही एहसास हो गया कि उसके नजदीक मेरी हैसियत एक जीवन साथी की नहीं बल्कि एक ऐसी खादमा की थी जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ उसके वालदैन की खिदमत करना था। उसकी सख्ती इस हद तक बढ़ गई थी कि अगर कभी मुझसे भूल चूक हो जाती या मैं थकन की वजह से आराम करने लेट जाती तो मुझ पर हाथ उठाने से भी गुरेज नहीं करता था। उसके खूबसूरत चेहरे के पीछे एक ऐसा इंसान था जिसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। मैं हैरान थी मैं हैरान थी कि इतना पढ़ा लिखा शख्स इतना संग दिल कैसे हो सकता है। मैंने खामोशी से सब कुछ सहा, इस उम्मीद में कि शायद वक्त के साथ उसे मेरी मोहब्बत का एहसास हो जाए और उसका रवैया बदल जाए। लेकिन असल हकीकत तो अभी मेरे सामने आना बाकी थी जिसने मेरे पांव तले से जमीन निकाल दी। मुझे पता चला कि जिस शख्स को मैं अपना सब कुछ मान चुकी थी उसने शहर में सबसे पहले ही अपनी पसंद की एक और शादी कर रखी थी। ये इंकशाफ मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं था। मुझे मालूम हुआ कि वो मुझे इसीलिए ब्याह कर लाया था क्योंकि उसकी वो शहरी बीवी उसके बूढ़े माँ बाप की खिदमत करने को तैयार नहीं थी। उसने मुझे एक गांव की सीधी सादी लड़की समझकर मुंतखब किया था ताकि वो अपने माँ बाप की जिम्मेदारी मुझ पर डालकर खुद अपनी पसंद की जिंदगी गुजार सके। उसके लिए कोई शरीके हयात नहीं थी बल्कि एक जरूरत थी, एक ऐसी जरूरत जो उसके वालिदैन के घर की देखभाल कर सके। इस तलख सच्चाई ने मेरे दिल के तमाम अरमानों का खून कर दिया था। मैं जिस मोहब्बत और इज्जत की तलाश में इस घर में आई थी वहां मुझे सिर्फ धोखा और गुलामी के सिवा कुछ नहीं मिला था। मेरे साथ हर रोज यही सलूक किया जाता था। एक दिन तो हद हो गई, एक दिन हद ही हो गई जब वो पूरे 3 दिन के बाद घर लौटा था, अपनी दूसरी बीवी के पास था और घर में अम्मा की तबीयत खराब थी और उनकी दवाइयाँ तकरीबन खत्म हो चुकी थी। मैंने उसे दर्जनों बार कॉल की थी मगर उसने एक बार भी मेरा फोन उठाने की जहमत नहीं की थी। कि जब वो घर आया और मैंने दुख भरे लहजे में कहा कि अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, दवाइयाँ खत्म हो गई थी और तुम दूसरी बीवी के पास मगन थे, तुम्हें हमारी कोई फिक्र नहीं है, तो वो गुस्से से तिलमिला उठा और मेरी तरफ गजबनाक नजरों से देखता हुआ मेरी तरफ बढ़ा और धाड़ कर बोला, तुम पागल हो या बिल्कुल जाहिल हो या अनपढ़? अगर मैं फोन नहीं उठा रहा था तो क्या तुम मैसेज नहीं कर सकती थी? एक मैसेज छोड़ देती तो मैं दवाइयाँ पहुंचा देता या मैं दवाइयाँ लेकर आ जाता। मैंने रोते हुए जवाब दिया कि अगर तुम्हें माँ बाप का कर्ज उतारना था तो दोनों तरफ से निभाते, मुझे यहाँ खादमा बनाकर क्यों रखा है? मुझे ये बात सुनकर उसका रहा सहा जब्त जवाब दे गया और उसने गुस्से में पास पड़ा हुआ शीशे का गुलदान उठाकर पूरी कुव्वत से मेरे सर पर दे मारा था। जख्म से खून रिसने लगा, सर पर जख्म हो गया और मेरी आंखों के सामने तकरीबन अंधेरा छाने लगा। मगर उस वक्त दर्द से ज्यादा मुझे अपनी तजलील का एहसास हो रहा था। मैंने हिम्मत जमा की और बुलंद आवाज में कहा कि बस बहुत हो गया,
بس بہت ہو گیا، اب میں ایک لمحہ بھی اس چھت کے نیچے نہیں رہوں گی، میں اپنے بھائی کے گھر جا رہی ہوں، میں نے بہت تمہاری عزت رکھ لی، تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ اس نے سپاکی سے میری طرف دیکھا اور حقارت سے بولا، ٹھیک ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میری بھی تم سے جان چھوٹے۔ اور اسی وقت غصے کے عالم میں اس نے مجھے طلاق دے ڈالی۔ اس نے مجھے طلاق دے دی۔ وہ تمام رشتے جو میں نے اتنی محنت سے نبھائے تھے ایک پل میں ٹوٹ کر بکھر گئے تھے۔ میں نے اپنا مختصر سا سامان اور اپنی ٹوٹی ہوئی قسمت لے کر اسی رات اپنے بھائی کے گھر پہنچ گئی تھی۔ گھر پہنچ کر جب انہیں اپنی بپتا سنائی، انہیں ساری داستان، اپنے دکھ سنائے، تو میری ماں کا کلیجہ پھٹ گیا تھا۔ وہ میری حالت اور میرا پھٹا ہوا سر دیکھ کر زاروں قطار رونے لگی کہ ان کی لاڈلی بیٹی کے ساتھ یہ کیا ظلم ہوا تھا۔ بھائی بھی وقتی طور پر بہت دکھی ہوئے، ان کے چہرے پر افسوس کے سائے گہرے تھے، مگر بھابھی کے تیور کچھ اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ ان کے چہرے پر کوئی ہمدردی نہیں تھی، بلکہ وہ ماتھے پر تیوریاں چڑھائے چائے کا کپ تھامے کھڑی تھی۔ جب بھائی نے افسوس کا اظہار کیا تو بھابھی بھی فوراً بول اٹھی، بھائی صاحب، اب اس میں اتنا دکھی ہونے والی کیا بات ہے؟ مرد تو 4 شادیاں کر سکتے ہیں، اس نے دوسری کر لی تو کیا ہوا؟ مناہل کو صبر سے وہیں رہنا چاہیے تھا، آخر گھر بسانے کے لیے عورت کو قربانی دینا پڑتی ہے۔ میں حیران و پریشان اپنی بھابھی کے منہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ عورت ہو کر ایک دوسری عورت کے زخموں پر نمک چھڑک رہی تھی۔ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا، اس نے مجھے زخمی حالت میں دیکھا بھی تھا۔ وہی بھابھی جو خود اپنے حقوق کے لیے ذرا سی بات پر گھر سر پر اٹھا لیتی تھی، آج مجھے نصیحت کر رہی تھی کہ مجھے اس تشدد اور دھوکے کی خاموش زندگی کو سہنا چاہیے تھا۔ ان کے لہجے کی بے حسی نے مجھے یہ باور کرا دیا کہ اس گھر میں میری واپسی میرے لیے آسان نہیں تھی۔ بھائی کی خاموشی اور بھابھی کے زہریلے الفاظ، زہریلے جملے مجھے بتا رہے تھے کہ طلاق یافتہ بہن کے لیے اپنوں کے دلوں اور گھر کے دروازے کتنی جلدی تنگ ہو جاتے ہیں۔ میری آنکھوں میں پھر وہی ناشتے کی میز کا منظر بھی گھوم گیا جہاں سے میری نئی آزمائشوں کا آغاز ہونے والا تھا۔ بھابھی کے تلخ رویے اور بھائی کی خاموشی نے مجھے یہ باور کرا دیا کہ اب مجھے اپنی بقا کی جنگ خود ہی لڑنی ہوگی۔ میں نے ہمت جمع کی اور دوبارہ اسی اسکول میں رابطہ کیا جہاں میں شادی سے پہلے پڑھایا کرتی تھی۔ خوش قسمتی سے مجھے وہاں دوبارہ ٹیچنگ کی نوکری مل گئی اور میں نے ایک بار پھر بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ اور ایک دن میں اسکول سے واپس آئی تو بھابھی نے 2 ٹوک لہجے میں کہا، دیکھو مناہل، تم اب کما رہی ہو تو بہتر ہے تم اور اپنا اور اماں کا خرچ الگ کر لو۔ یہ جو اماں کے کمرے کے ساتھ چھوٹا سا سٹور ہے، ساتھ ہی واش روم ہے، یہ سٹور ہے، اسے میں کچن میں بدلنے جا رہی ہوں، لیکن اب تم اسے اپنے استعمال میں لے لو۔ انہوں نے چند پرانے برتن میرے سامنے رکھ دیے جیسے کسی اجنبی کو گھر سے بے دخل کر رہی ہوں۔ یہ دیکھ کر میرا دل دکھ سے پھٹ گیا تھا۔ میں نے خاموشی سے وہ برتن اٹھائے اور اس چھوٹے سے سٹور میں اپنا کچن الگ بنا لیا تھا۔ اب میں اپنی اماں اور اپنی بوڑھی ماں کی کفالت خود کر رہی تھی، جبکہ میرے بھائیوں کو ذرا شرم نہیں آئی کہ ان کی سگی ماں اور بہن اسی گھر میں ایک دیوار کے پیچھے الگ تھلگ زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اسی طرح دن یوں ہی گزرتے رہے۔ میں صبح اسکول جاتی اور شام کو آ کر اپنی بیمار ماں کی خدمت کرتی تھی، لیکن اپنوں کی بے رخی اور جدائی کے غم نے میری ماں کو اندر سے توڑ دیا تھا، اور وہ اکثر خاموش رہتی اور ان کی آنکھوں میں اپنے بیٹوں کے لیے حسرت لگی رہتی۔ انہیں ایسا لگتا تھا کہ شاید کبھی ان کے بیٹوں کو احساس ہو جائے گا۔ آخرکار ایک دن ان کا کمزور دل یہ بوجھ مزید نہیں سہ سکا اور وہ شدید ہارٹ اٹیک کے باعث اس دنیا فانی سے کو چھوڑ کر چلی گئی۔ ماں کی موت کی خبر سن کر بھائیوں کو اچانک اپنی ممتا یاد آ گئی اور وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ جب ان کی آخری رسومات کا وقت آ پہنچا تو میں نے ہمت کر کے اپنے بھائیوں سے کہا کہ جس ماں کی زندگی میں آپ کو فکر نہیں تھی وہ کیسے جی رہی ہے؟ آج اس کی موت پر یہ دکھاوا کیسا؟ ان کی آخری رسومات کا تمام خرچ میں خود اٹھاؤں گی۔ میں نے اپنے سونے کے زیورات بیچے اور اپنی ماں کو پورے وقار کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ یہ میری طرف سے ان کے لیے آخری نذرانہ تھا اور میری ماں کا حق تھا۔ ماں کے جانے کے بعد میں اس گھر میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ میرے بھائی اب میری خودداری اور اپنے کیے پر شرمندہ تھے۔ انہوں نے وہ دیوار جو ہمیں الگ کرتی تھی خود اپنے ہاتھوں سے مسمار کر دی اور مجھ سے معافی مانگی اور بہت اصرار کیا کہ اب وہ میرا خیال رکھیں گے اور مجھے اپنے ساتھ رکھیں گے، میری ذمہ داری خود اٹھائیں گے۔
मगर मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं अपनी जिंदगी किसी और के सहारे नहीं गुजारूंगी। मैंने अपनी दोबारा शादी ना करने का फैसला किया और अपनी जिंदगी दूसरों के बच्चों के भलाई के लिए वक्फ कर दी। अब मैं सुबह स्कूल में पढ़ाती हूँ, शाम को मोहल्ले के बच्चों पर कुरान की तालीम और ट्यूशन देती हूँ। मेरे भाई मेरे साथ बहुत अच्छा रवैया रखते हैं, लेकिन मैं आज भी अपना खर्च खुद उठाती हूँ, क्योंकि खुद मुख्तारी ने मुझे वो सुकून दिया है जो बरसों की गुलामी भी मैसर नहीं आ सकती। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान के अपने खून के रिश्ते कभी कभी इतने खुदगर्ज हो जाते हैं कि वो दौलत और अपनी ख्वाहिशों के सामने माँ जैसी हस्ती और बहन जैसी मोहब्बत को फरामोश कर देते हैं। मर्दों को अल्लाह ने औरत का मुहाफिज बनाया है, लेकिन जब वही मुहाफिज अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लें तो औरत को अपनी हिफाजत की ढाल खुद बनना पड़ता है। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, मगर जो इंसान मुश्किल वक्त में हिम्मत नहीं हारता और अपनी इज्जत नफ्स पर समझौता नहीं करता, अल्लाह उसे मुआशरे में एक मुख्तबर मकाम जरूर अता करता है। कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का प्लीज इजहार जरूर किया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि आने वाली कहानी आप तक